हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म में जिसमें कि हम लोग क्लास 11 तो 12th की जो फिजिक्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं ये आपकी क्लास 11th और 12th की जो फिजिक्स की लेक्चर सीरीज है वो लॉन्च करूंगा। तो इसी कड़ी में जो मेरा पहला लेक्चर है क्लास 11th के लिए वेक्टर्स का जो ये लेक्चर है आपके सामने है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो बच्चों सबसे पहले वेक्टर्स आपके क्या होते हैं, पहले कंटेंट देख लेते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं जो आपको कंटेंट इसमें हम पढ़ेंगे क्या, आपका पहला हम पढ़ने वाले हैं स्केलर वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो स्केलर और वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि भैया स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर्स आपके क्या होते हैं। देन वी विल मूव टू दी मेथड्स टू ऐड वेक्टर्स, कौन कौन से मेथड हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। देन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन कुछ पीवाईक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला जो आपके सामने टॉपिक है वो है फिजिक्स क्या चीज़ है, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है बच्चों की जो फिजिक्स है इट इज़ बेसिकली दी वर्ड। जो फिजिक्स है कहाँ से है, ये ग्रीक वर्ड क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड से आया है एक। जो वर्ड का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है नेचर। तो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस। तो आपका वहाँ से फिजिक्स ये वर्ड कॉइन किया गया है। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है नेचर, राइट। तो अल्टीमेट एम हमारा जो फिजिक्स का होता है वो क्या होता है भैया, फिजिक्स का अल्टीमेट एम क्या है, द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यू comprehensive principles that bring together and explain all natural phenomena। आप अपने नेचर में बहुत सारे फिनोमेना को अकर होते हुए देखते हैं, जैसे कि आपका विंड ब्लो कर रही है ना, सन से रेडिएशंस आपके आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो अर्थ का टेम्परेचर और मेंटेन रहता है, राइट। आपका सर्दी गर्मियाँ हो रही हैं, तो ये कुछ नेचुरल फिनोमेनाज है। तो इनको समझने के क्रम में आपके कुछ फॉर्मुलेशन हम कोशिश करते हैं कि कुछ लिमिटेड फार्मूला या कुछ लिमिटेड प्रिंसिपल्स या कुछ लिमिटेड लॉज के थ्रू हम इन सभी नेचुरल फिनोमेनाज को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो फिजिक्स में हम यही कोशिश करते हैं, राइट। हम बात करते हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ एज द नेम सजेस्ट, इसमें फिजिक्स आ रहा है, ठीक है जी। तो फिर ऐसी क्वांटिटीज़ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो फिजिक्स से कैसी क्वांटिटीज रिलेटेड होती है बच्चों, जो आपकी मेजर की जा सकती हैं, वट एवर यू कैन मेजर। हर वो चीज़ जो मेजर की जा सकती है वो फिजिक्स में आप पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, एनर्जी, ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दीज क्वांटिटीज इन फिजिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वांटिटीज कुछ आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी होती है जिसको आप नाप नहीं सकते, जिसको आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स वगैरह हो गई है ना। आप अगर कितने हैप्पी हैं कितने सैड हैं, आप क्या उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हो क्या, कि आप कितने हैप्पी हो कितने क्या होते हैं सैड हो। आप ये कह सकते हो कि भाई हम बहुत ज़्यादा खुश हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या ठीक ठीक खुश है या खुश नहीं है, पर आप ये नहीं बता सकते कि कितना खुश है कितना नहीं है। तो ये फीलिंग्स इमोशंस ये क्या है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हम इनको फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं, हम फिजिक्स की किसी और ब्रांच के, सॉरी साइंस की किसी और ब्रांच के अंडर्स में अपने इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपको साइकोलॉजी वगैरह है। तो साइंस की उस साइकोलॉजी ब्रांच के अंडर में मे बी आप ये चीज़ें पढ़ो, बट फिजिक्स में केवल वही चीज़ें पढ़ी जाएंगी जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो जिसको हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब फिजिक्स इज ऑल आउट मेजरमेंट हम कह सकते हैं। तो फिजिक्स जो होती है इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो आपको फिजिक्स में क्या करना है, मेजरमेंट करना है। अब मेजरमेंट क्या होता है बच्चों, मेजरमेंट क्या होता है, ये एक कंपैरिजन प्रोसेस होता है। जैसे कि किसी ने बच्चे ने बोला कि भैया मेरा मास जो है वो 20 kg है, ये 30 kg है ना। तो किसी चीज़ का मास 30 kg है, तो व्हाट डज इट बेसिकली मीन्स, इसका मतलब है कि वो बोलना चाह रहा है कि जो जिसका मास है वो 30 टाइम्स है दैट ऑफ के जी, 30 टाइम्स है दैट ऑफ के जी, 30 टाइम्स दैट ऑफ 1 kg। तो कोई चीज़ जिसका मास 1 kg से 30 गुना है तो उसका मास क्या कहलाएगा, 30 kg कहलाएगा, राइट। तो क्या बोलते हैं मेजरमेंट क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस मास को आपने किससे कंपेयर किया, इसके स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। स्टैंडर्ड क्या भैया, 1 kg, 1 kg जो है वो स्टैंडर्ड है। और आप क्या बोल रहे हो भैया, उस वस्तु का या उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 30 टाइम्स है दैट ऑफ 1 kg। तो आपने मास को कैसे मेजर किया, आपने उस बॉडी के मास को कंपेयर किया उसके किससे, उसके स्टैंडर्ड से।
और जो ये स्टैंडर्ड है ये आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें वेल डिफाइंड, तो ये जो है स्टैंडर्ड वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब 1 kg जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, फिक्स होना चाहिए कि 1 kg कितना है। उसी प्रकार से लेंथ का स्टैंडर्ड मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। आप बोलते हो कि लेंथ भैया 10 मीटर है फलाना चीज़ की, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को कंपेयर करो किससे, 1 मीटर से कंपेयर कर रहे हो, और क्या बोल रहे हो भैया 1 मीटर से 10 गुना है उस चीज की लेंथ, है ना। तो लेंथ जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपने कैसे मेजर की, उसको कंपेयर किया उसके वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड से, जो कि यहाँ पे मीटर है, क्या है, मीटर है। तो कहने का मतलब डजेंट मैटर आपके पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है या मास है, इसमें आपकी क्या बोलते हैं, लेंथ या मास, इसमें आपकी दो चीज़ें आपकी आती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, और दूसरा एक यूनिट आती है, क्या आती है, यूनिट, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को ही हम यूनिट भी बोलते हैं, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में बच्चों दो चीज़ें आपकी आती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट आती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार। अभी हमने क्या देखा भाई, अभी हमने पीछे देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उसमें दो चीज़ आपकी आती है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, राइट। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर की जा सकने वाली क्वांटिटीज होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और दूसरी होती है क्या, वेक्टर, राइट। और जो ये यूनिट होती है, ये यूनिट दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी कौन सी होती है, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है भैया। तो आपके स्टैंडर्ड भी दो प्रकार के हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। और आपके जो फिजिकल क्वांटिटी ये भी दो प्रकार की है, कौन कौन सी, स्केलर और वेक्टर। तो हम पहले बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आपकी दो दिख रही हैं आपको, ठीक है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं जरा समझ लेते हैं इसको। स्केलर क्वांटिटीज मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, चलो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज आपके पास में एक बॉक्स है, अगर वी आर हैविंग ए बॉक्स, इस बॉक्स में अगर आपने यहाँ से 20 जूल हीट दी और यहाँ से भी 20 जूल हीट दी, तो टोटल हीट कितनी कहलाएगी भाई इसके पास में, आप बोलोगे सर टोटल जो हीट है, एनर्जी है यहाँ पर, वो 40 जूल है, कितनी है, 40 जूल है। पर वही ब्लॉक अगर यही सेम बॉक्स को मैं यहाँ पर रखता हूँ और बोलता हूँ भैया यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है यहाँ से, और यहाँ से 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा भैया, नेट फोर्स आपका होगा यहाँ पे 0 न्यूटन। तो नेट फोर्स विल बी, आप बोलोगे सर यहाँ पे नेट फोर्स 0 न्यूटन है। अब भैया यहाँ पर नेट 0 आ रहा है, यहाँ पर नेट 40 आ रहा है ना, सेम बॉक्स है यहाँ पे और यहाँ पे सेम बॉक्स है, यहाँ पे 20 और 20 का नेट 40 हो जा रहा है, यहाँ पे 20 और 20 का नेट 0 हो रहा है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने इस एनर्जी को ऐड किया तो आपने ड्यूरिंग एडिशन डायरेक्शन पर फोकस नहीं किया, आपने सिंपली क्या देखा भैया, जो चीज़ें आपकी ऐड हो रही हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना था, 20 और 20 मैग्नीट्यूड था, तो आपने सिंपली इनको सम कर दिया, मैग्नीट्यूड को ऐड किया और बोला 40 जूल है। पर जब आप फोर्स को ऐड कर रहे थे बच्चों, तो फोर्स को ऐड करते वक्त आपने ना केवल मैग्नीट्यूड को देखा कि भैया कितना है, 20 न्यूटन 20 न्यूटन, बल्कि आपने ये भी देखा कि डायरेक्शन क्या है फोर्स की। अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो फोर्स विल कैंसल आउट, नेट फोर्स विल बी जीरो, नेट फोर्स विल बी जीरो, राइट। और अगर यही दोनों फोर्सेस बच्चों सेम डायरेक्शन में होते तो 20 न्यूटन आपको ऐसा लग रहा होता, 20 न्यूटन ऐसा लग रहा होता, तो उस केस में आप नेट फोर्स कितना बोलते, आप बोलते भैया नेट फोर्स कितना है हमारा, 40 न्यूटन, राइट। तो नेट फोर्स आप 40 न्यूटन बोलते। तो कहने का मतलब क्या है, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, देख रहे हो, तो आउटकम पहले 0 था, अब कितना हो गया, 40 हो गया। तो जैसे आपने डायरेक्शन चेंज करी यहाँ पे फोर्स की, इस बॉक्स पे फोर्स की डायरेक्शन आपने चेंज करी, तो आपका फाइनल आउटकम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जबकि एनर्जी एनर्जी के केस में क्या है, एनर्जी के केस में क्या है, अगर मैं इस बॉक्स को सेम डायरेक्शन में एनर्जी देता हूँ, मतलब यहाँ से भी 20 जूल दी और इसी डायरेक्शन में 20 जूल और दी, तब भी एनर्जी का आउटपुट क्या रहेगा भैया, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, 40 जूल रहेगी। तो मतलब एनर्जी के डायरेक्शन को चेंज करने के बाद भी आपकी जो टोटल एनर्जी 40 जूल रही, राइट, एडिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इससे बात क्लियर हो गई कि भैया एनर्जी को ऐड करते वक्त आपने डायरेक्शन को गौर नहीं किया है, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया है। तो मतलब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आप देखते हो, ठीक है जी। तो स्केलर के एग्जांपल क्या है भैया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। जबकि आपके डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स और एरिया, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं,
ठीक है जी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज स्पेशल क्वांटिटीज है, तो हम क्या करते हैं, कोई सी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है जैसे कि फोर्स है, तो फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर छोटा सा एरो हम शो करते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी को क्या शो करोगे, वी के ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देंगे। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया को जब रिप्रेजेंट करोगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा एरो आप ऐसा दे देंगे, तो उनको स्पेशल डिनोशन स्पेशल तरीके से डिनोट किया जाता है ऊपर एरो मार के। ठीक है जी। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपका वेक्टर अलजेब्रा क्या चीज़ है। अभी तक बच्चों आपने जो क्लास 10 तक अलजेब्रा पढ़ी थी वो सिंपल अलजेब्रा थी। उस अलजेब्रा में 3+2 का मतलब होता है 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्लस होता है, इस प्लस का केवल एक ही काम है, मैग्नीट्यूड को ऐड करना। समझ रहे हो? जबकि वेक्टर्स में जो प्लस आएगा बच्चों, वहाँ पे 3+2 आपका 4 भी हो सकता है ना? कमाल की बात। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जो प्लस होता है वेक्टर में, वो प्लस का केवल काम केवल क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को ऐड करना नहीं है, डायरेक्शंस को भी ऐड करने का काम होता है। ड्यूरिंग एडिशन डायरेक्शन को भी कंसिडर करने का काम होता है इस प्लस का, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर ऑपरेटर। इट इज नॉट ए अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो ये वेक्टर ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है जी। अब ये कैसे 3+2 को 4 बना देगा? अब ये वेक्टर में तो भैया 3+2 आपका 1 भी हो सकता है। कब होगा 3+2 1? सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक 3 न्यूटन फोर्स यहाँ से लग रहा है बच्चों, एक 2 न्यूटन फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा भैया? नेट फोर्स ऑब्वियस सी बात है 1 न्यूटन हो जाएगा। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो कैंसिल आउट करेंगे, तो 3 बड़ा फोर्स है, 2 छोटा फोर्स है, तो नेट फोर्स आपको 1 न्यूटन होगा। अगर यही फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे होते 3 और 2, तो आप बोलते नेट फोर्स कितना है भैया? नेट फोर्स आपका 5 है। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, नेट फोर्स कितना होगा, है ना, वो डिपेंड करेगा भैया दोनों फोर्सेस जो आप ऐड कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। अब दोनों फोर्स अगर ऐसे लग जाएं तो भैया किसी एंगल पे लग जाएं, ऐसे एक है ना, एक फोर ऐसा लग रहा है, एक फोर ऐसा लग रहा है, इस केस में ना तो ये पूरी तरह ऑपोजिट है ना पूरी तरह सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में जो नेट फोर्स होता है इट मे बी 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, राइट। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, वेक्टर्स में ड्यूरिंग एडिशन हम डायरेक्शन भी ऐड करते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में आप पढ़ेंगे क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं, जो पहला टॉपिक आपका वेक्टर अलजेब्रा में आता है, रिजल्टेंट वेक्टर या इक्विवेलेंट वेक्टर क्या होता है। सपोज मेरे पास में बच्चों तो ये आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी, ठीक है ना, इसमें तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। चलिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों, एक सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ये एक फोर्स ये है, और ये दोनों फोर्स मिलकर इस फोर्स को मैं नाम देता हूँ ए वेक्टर और इस फोर्स को नाम देता हूँ बी वेक्टर। 2 फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों फोर्स की वजह से इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है भैया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ भैया, इन दोनों फोर्सेस को हटा के मैं एक सिंगल फोर्स लगा रहा हूँ इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, और मैंने देखा ये सिंगल फोर्स जो है आर वेक्टर, ये सिंगल फोर्स उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है और उसी डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है जिस डायरेक्शन में ए और बी कर रहे थे। तो कहने मतलब ये आर वेक्टर क्या है, सिंपली ए और बी का रिप्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर होगा ये कहलाएगा रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट ऑफ ए एंड बी। समझ गए ना? तो आप ए और बी को एक सिंगल वेक्टर आर वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आर वेक्टर क्या कहलाएगा, इन दोनों का रिप्लेसमेंट वेक्टर, या यूं कहें वेक्टर एडिशन, या यूं कहें इक्विवेलेंट वेक्टर, या यूं कहें ये ए और बी का रिजल्टेंट कहलाएगा आर वेक्टर। समझ गए? तो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये सिंगल वेक्टर होता है जो कि उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना कि दो से ज्यादा वेक्टर मिलकर कर रहे थे। समझ रहे हो? अच्छा जी, अब ये जो रिजल्टेंट ना बच्चों, ए प्लस बी जो ये रिजल्टेंट है, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना होगा, जैसे कि 3, इस वाले एग्जांपल आ जाए 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना। और मिनिमम कितना आएगा बच्चों, 1 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? 1 न्यूटन। अब 3 और 2 का रिजल्टेंट की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो 1 न्यूटन से कम नहीं हो सकता। और 3 और 2 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हो। देख रहे हो ना आप, सेम डायरेक्शन में अगर दोनों फोर्स लग रहे हो तो इस केस में आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट देखने को मिलेगा 5 न्यूटन का। ठीक है ना? तो मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलता है, जब दोनों फोर्सेस सेम, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। और रिजल्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू कब मिलती है, जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये जो आपका रिजल्टेंट है ना बच्चों, यहाँ पर देखो आप, ये जो रिजल्टेंट ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट जो है ये ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ए के मैग्नीट्यूड में से बी का मैग्नीट्यूड घटा दो, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए के मैग्नीट्यूड में बी का मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, तो ये आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो मतलब जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ना ये, इसकी जो मैक्सिमम, जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है,
दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस कर दो और मैक्सिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कि भैया उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर दो। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। चलिए अगले अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने बच्चों एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन फोर्स। वो कह रहा है कि एक 3 न्यूटन का फोर्स है, एक 4 न्यूटन का फोर्स है जो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हैं, तो इनमें से कौन सा 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं हो सकता। 3 और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट अब होता है बच्चों इन एनी केस जो 3 और 4 न्यूटन है, 3 और 4 उनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम रिजल्टेंट मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी भैया, दोनों माइनस कर देंगे तो 3 में से 4 गया, 4 में से 3 गया तो 1 न्यूटन। तो ये मिनिमम क्या बोलते हैं वैल्यू होगी रिजल्टेंट की। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भैया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वो कितनी होगी जब ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हों, 7 न्यूटन, है ना। तो आपको पता है किसी भी केस में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है उसकी जो वैल्यू है वो 1 से 7 न्यूटन के बीच में होनी चाहिए, है ना। रिजल्टेंट की वैल्यू 1 से 7 न्यूटन के बीच में होनी चाहिए। तो देख लो भैया ये भी 1 से 7 के बीच में आ रहा है, ये भी 1 से 7 के बीच में आ रहा है, 4 भी 1 से 7 के बीच में आ रहा है, 8 न्यूटन जो ये है ये 1 से 7 के बीच में नहीं आ रहा है। तो मतलब 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का जो फोर्स है उसकी वैल्यू 8 न्यूटन नहीं हो सकती। तो इसने ये तो पूछा था इनमें से कौन सा 3 और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नहीं हो सकता। ये चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है टॉपिक मेथड्स टू ऐड वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को ऐड कैसे करें, वेक्टर का ऐड करने का मतलब क्या है, एडिशन का मतलब क्या है, वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है जी। अब ऐड कैसे करें भाई, इसके लिए हमारे पास में बच्चों 3 मेथड है ब्रॉडली। कौन कौन से हैं, ट्राइंगल लॉ है, पॉलीगन लॉ है और एक पाइथागोरियन मेथड है। इसके अलावा आपके पास एक पैरेललोग्राम लॉ भी होता है, पर पैरेललोग्राम लॉ बिल्कुल ट्राइंगल लॉ की तरह है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है समझने में, कई बच्चों के समझ में नहीं आता है। तो हम इसलिए बिल्कुल सिंपल तरीके देखेंगे। तो ट्राइंगल लॉ पे हम फोकस करेंगे, पॉलीगन लॉ पे फोकस करेंगे और पाइथागोरियन मेथड पे फोकस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों क्या है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सपोज कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस पर 2 फोर्सेस आपके लग रहे हैं, ए और बी, 2 फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पे जो एरो का साइज है ना बच्चों, यहाँ पे स्केलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं कहता हूँ कि एक 1 सेंटीमीटर का एरो जो है वो 10 न्यूटन फोर्स को शो कर रहा है, कितने न्यूटन फोर्स को शो कर रहा है, 10 न्यूटन। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ ये ए वेक्टर 8 सेंटीमीटर का एरो है, ये कितना सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का एरो है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 80 न्यूटन हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ ये बी वेक्टर का जो साइज है ये 5 सेंटीमीटर है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, ये 50 न्यूटन हो जाएगा, ये हमारे स्केल फैक्टर से, है ना। 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन हमने माना है। अब मुझे इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस करना है एक सिंगल फोर्स से, जो कि भैया इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा जितना ये दोनों मिलकर कर रहे थे। तो कैसे करेंगे, तो आपको बच्चों बी वेक्टर को शिफ्ट करना होगा। बी वेक्टर अभी आप देख रहे हो दोनों वेक्टर की, ए वेक्टर और बी वेक्टर की आपस में टेल से टेल जुड़ी हुई है, तो आपको किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करना है। और शिफ्ट करने के दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि ना तो आपका उस वेक्टर का क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, मतलब उस एरो का साइज चेंज नहीं होना चाहिए, और एरो की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, और उस एरो को उठा के उसके टेल को उठा के दूसरे वाले के हेड पे टिकाना है। तो मैंने यहाँ पे बी वेक्टर को शिफ्ट किया, मैंने देखो अगले डायग्राम में देखो, मैंने क्या बोलते हैं बी वेक्टर को उठा के यहाँ से, मैंने पहले वाले डायग्राम में देखें बी वेक्टर यहाँ पर था, इसको मैं उठा के यहाँ पर ले आया, पर डायरेक्शन अभी भी वही है, देख लो बी वेक्टर की डायरेक्शन अभी भी इस तरफ है, पहले भी इस तरफ थी बी वेक्टर की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, और साइज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बी वेक्टर साइज भी क्या ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर बच्चों जो रिजल्टेंट होगा, अच्छा अब आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है वो सेम ऑर्डर में है, देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, दोनों एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, राइट है, इस तरह के एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी, जो ये वाली साइड है, जो कि उल्टे ऑर्डर में ली जाएगी, ए और बी का ऑर्डर क्या है, वो सेम ऑर्डर है एंटी क्लॉकवाइज, और आर का ऑर्डर क्या है, वो क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। तो ये थर्ड साइड है और ये क्लोजिंग साइड है ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये ए और बी का रिजल्टेंट। तो आर वेक्टर विल बी कंसिडर्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें इस रिजल्टेंट का, तो भैया नाप लो स्केल से, कितने सेंटीमीटर का एरो है रिजल्टेंट,
जितने सेंटीमीटर का होगा, स्केल फैक्टर आपने लिया ही है, 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन, ठीक है, उस हिसाब से आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे, राइट। और डायरेक्शन तो दिख ही रही है तुम्हें कि भैया इस डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट ए और बी का। तो आई होप कि बच्चों आज आपको ट्रायंगल लॉ तक का ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका पॉलीगन लॉ डिस्कस करूंगा और आपसे जो पाइथागोरियन मेथड है वो डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो टिल देन एंजॉय द लेक्चर्स।